जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड वार टू के बारे में। वर्ल्ड वार टू 1939 से 1945 तक चला था। इसके बीच फर्स्ट वर्ल्ड वार में ही बो दिए गए थे, जिसके बारे में हमने एक वीडियो पहले से कवर कर रखी है। तो वर्ल्ड वार वन का लिंक वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। आज हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड वार टू के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड वार टू प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका से त्रस्त होकर तथा भविष्य में इसे रोकने के लिए 1919 में राष्ट्रसंघ यानी लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी, जो कि पहली वीडियो में मैंने कवर किया है, पहली वीडियो में भी बताया है। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में पूर्ण रूप से विफल रहा और 20 वर्ष की छोटी अवधि में ही दूसरा विश्व युद्ध हुआ, क्योंकि 1919 में पहला समाप्त हुआ और 1939 में दूसरा शुरू हो गया था, जो पहले विश्व युद्ध से भी अधिक प्रलयंकारी था। इस युद्ध के अनेक कारण प्रथम विश्व युद्ध के कारणों से मिलते जुलते हैं, जो कि मैंने पहली वीडियो में एक्सप्लेन भी किया कि कई सारे कारण जो थे, जिसमें जर्मनी को, जो खासकर वर्साई की संधि थी, वो करना जर्मनी के साथ और जर्मनी को पूरी तरह से बर्बाद करने की नीति पर उतर आना, वहाँ से द्वितीय विश्व युद्ध के बीच बो दिए गए थे। 1939 की स्थिति 1914 से बहुत अधिक भिन्न नहीं थी। यूरोपीय गुटबंदियों, सैन्यवाद तथा साम्राज्यवाद की द्वितीय विश्व युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, तो उसमें देख लेते हैं। पहला, वर्साई की अपमानजनक संधि। द्वितीय विश्व युद्ध के बीच वर्साई की संधि में ही बो दिए गए थे। मित्र राष्ट्र ने जिस प्रकार अपमानजनक व्यवहार जर्मनी के साथ किया, उसे जर्मन जनमानस से कभी भी भूल नहीं सका। जर्मनी को इस संधि पर हस्ताक्षर करने को विवश कर दिया गया था। संधि की शर्तों के अनुसार जर्मन साम्राज्य का एक बड़ा भाग मित्र राष्ट्रों ने उससे छीनकर आपस में बांट लिया था। उसे सैनिक और आर्थिक दृष्टि से पंगु बना दिया गया। अतः जर्मन वर्साई की संधि को एक राष्ट्रीय कलंक मानते थे। मित्र राष्ट्रों के प्रति उनमें प्रबल प्रतिशोध की भावना जगी। हिटलर ने इस मनोभावना को और अधिक उभार कर सत्ता हथिया ली। सत्ता में आते ही उसने वर्साई की संधि की धज्जियां उड़ा दी और घोर आक्रामक नीति अपनाकर दूसरा विश्व युद्ध आरंभ कर दिया। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कवर किया, वर्साई की संधि पूरी क्या हुआ था उसमें, तो जर्मनी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसकी सेना को कम कर दिया गया था, बहुत ही लिमिट में कर दिया गया था। एयरफोर्स और नेवी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था। साथ ही उसके अल्सास, लॉरेन जैसे क्षेत्रों को ले लिया गया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्षेत्र ले लिए गए थे, कोयला उत्पादक जो क्षेत्र थे मेजर। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात की गई थी कि पूरे युद्ध का जो खर्चा था वो भी उस पर थोप दिया गया था जर्मनी पर। तो इस तरह की जो भी गतिविधियाँ की गई वर्साई की संधि में, जर्मनी की पूरी बेइज्जती की गई। उस बेइज्जती को वहाँ की जनता कभी भूल नहीं पा रही थी और उसी को एक जिंगोइज्म की भावना पैदा करके हिटलर ने उस जनमानस के अंदर एक आक्रोश पैदा किया, एक अति राष्ट्रवाद की भावना पैदा की और उसको उभार कर वो सत्ता में आ गया और वहीं से वर्साई की संधि खत्म कर दी और फिर आक्रामक नीति अपनाई और दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हो जाता है। दूसरी चीज, तानाशाही शक्तियों का उदय। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में तानाशाही शक्तियों का उदय हुआ। इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर तानाशाह बन बैठा। प्रथम विश्व युद्ध में इटली मित्र राष्ट्र की ओर से लड़ा था, परंतु पेरिस शांति सम्मेलन में उसे कोई खास लाभ नहीं हुआ। इससे इटली में असंतोष की भावना जगी। इसका लाभ उठाकर मुसोलिनी ने फांसीवाद की स्थापना कर सारी शक्तियां अपने हाथों में केंद्रित कर ली। वह इटली का अधिनायक बन गया। यही स्थिति जर्मनी में भी थी। हिटलर ने नाजीवाद की स्थापना की तथा जर्मनी का तानाशाह बन बैठा। मुसोलिनी और हिटलर दोनों ने आक्रामक नीति अपनाई। दोनों ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी तथा अपनी शक्ति बढ़ाने में लग गए। उनकी नीतियों ने द्वितीय विश्व युद्ध को अवश्यंभावी बना दिया। तो क्या हुआ, दो तानाशाह पैदा हुए उस दौर में। इटली में मुसोलिनी पैदा होता है जिसने फांसीवाद की शुरुआत की और जर्मनी में हिटलर पैदा होता है जिसने नाजीवाद की शुरुआत की। होता क्या है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद पेरिस शांति सम्मेलन होता है, जिसमें इटली जो कि मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ा था उसे भी कोई विशेष फायदा नहीं दिया जाता है मित्र राष्ट्रों द्वारा। इससे वहाँ की जनता में नाराजगी पैदा हो जाती है और मुसोलिनी उसका फ़ायदा उठाकर फांसीवाद की स्थापना कर देता है और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर लेता है। तो दो जो तानाशाही शक्तियाँ थीं, एक हिटलर और दूसरा मुसोलिनी, वो पैरेलल चल रही थी। एक हिटलर जर्मनी में और मुसोलिनी इटली में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति। द्वितीय विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण बना साम्राज्यवाद।
प्रत्येक साम्राज्यवादी शक्ति अपने साम्राज्य का विस्तार कर अपनी शक्ति और धन में वृद्धि करना चाहता था। इसे साम्राज्यवादी राष्ट्र में प्रतिस्पर्धा आरंभ हुई। 1930 के दशक में इस मनोवृत्ति में वृद्धि हुई। आक्रामक कार्यवाहियां बढ़ गईं। 1931 में जापान ने चीन पर आक्रमण कर मंचूरिया पर अधिकार कर लिया। इसी प्रकार 1935 में इटली ने इथोपिया पर कब्जा कर लिया। 1935 में जर्मनी ने राइनलैंड पर तथा 1938 में ऑस्ट्रिया पर विजय प्राप्त कर उसे जर्मन साम्राज्य में मिला लिया गया। स्पेन में गृह युद्ध के दौरान हिटलर और मुसोलिनी ने जनरल फ्रैंको को सैनिक सहायता पहुंचाई। फ्रैंको ने स्पेन में सत्ता हथिया ली। तो क्या होता है कि जो साम्राज्यवादी शासन चल रहा था, जर्मनी में हिटलर का, इसके अलावा इटली में मुसोलिनी का और पैरेलल जापान में भी, तो यहाँ पर ये लोग अपनी साम्राज्यवादी नीति को और विस्तारित कर रहे थे, मतलब साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। जैसे जापान ने मंचूरिया पर चाइना के कब्जा कर लिया। मंचूरिया जो कि अगर आप रूस और चाइना का बॉर्डर देखेंगे तो जो पूर्वी छोर पर दिखता है, जहाँ से अमूर नदी गुजरती है, उसके पास वाला क्षेत्र मंचूरिया कहलाता है। तो 1931 में चीन के उस क्षेत्र पर जापान ने कब्जा कर लिया। साथ ही राइनलैंड पर कब्जा किया किसने? जर्मनी ने। और इथोपिया जो कि अफ्रीका में एक देश है, 1935 में इटली ने वहाँ पर कब्जा कर लिया। और 1938 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर विजय प्राप्त की और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। साथ ही एक और चीज़ जो कि सिविल वॉर चल रहा था स्पेन में, उसके दौरान हिटलर और मुसोलिनी ने वहाँ के जनरल फ्रैंको को सैनिक सहायता भेजी और फ्रैंको ने स्पेन में सत्ता स्थापित कर दी। अब यूरोपीय गुटबंदी आती है। तो जर्मनी की बढ़ती शक्ति से आशंकित होकर यूरोपीय राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए गुटों का निर्माण करने लगे, क्योंकि इधर एक गुट बन ही चुका था, अब सामने भी एक गुट बन गया। इसलिए इसकी पहल फ्रांस ने की। उसने जर्मनी के इर्द गिर्द के राष्ट्रों का एक जर्मन विरोधी गुट बनाया। इसके प्रत्युत्तर में जर्मनी और इटली ने एक अलग गुट बनाया। जापान भी इसमें शामिल हो। इस प्रकार जर्मनी, इटली और जापान का एक त्रिगुट बन गया। यह राष्ट्र ध्रुवी राष्ट्र के नाम से विख्यात हुई। फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और सोवियत संघ का अलग ग्रुप बना, जो मित्र राष्ट्र के नाम से जाना गया। यूरोपीय राष्ट्रों की गुटबंदी ने एक दूसरे के विरुद्ध आशंका, घृणा और विद्वेष की भावना जगा दी। तो क्या होता है कि जर्मनी के खिलाफ, जो जर्मनी की शक्ति फिर से बढ़ रही थी, उसके खिलाफ फ्रांस ने एक गुट बनाना शुरू कर दिया उसके आसपास के देशों में मिला करके। तो इसी के प्रत्युत्तर में जर्मनी ने इटली के साथ एक गुट बनाया, उसमें जापान भी शामिल हुआ, जिससे त्रिगुट बन गया। अब दो पोल्स बन गए, एक पोलर कंट्रीज और एक जो मित्र राष्ट्र थे, फ्रेंडली कंट्रीज थे, उनकी। ठीक है, तो ध्रुवी राष्ट्र कौन कहलाए? जर्मनी, इटली और जापान के। और मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, अमेरिका, सोवियत संघ और फ्रांस के जो ग्रुप था उसे मित्र राष्ट्र कहा गया। तो ये दो गुट बन गए। हथियारबंदी की होड़। हथियारबंदी का मतलब हथियार को बैन करने से नहीं, हथियार बंद होना का मतलब होता है लैस होना। तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात निरस्त्रीकरण के लिए काफ़ी प्रयास किए गए, परंतु यह प्रयास विफल रहा। साम्राज्यवादी प्रतिद्वंद्विता और राष्ट्र ग्रुप के निर्माण ने पुनः हथियारबंदी की होड़ आरंभ कर दी। जर्मनी और फ्रांस इस दिशा में सबसे आगे बढ़े। 1932 में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन हुआ था, वो सफल नहीं हो सका। 1933 तक संपूर्ण यूरोप में सामरिक वातावरण व्याप्त गया। फ्रांस ने अपनी सीमा पर मैग्नो लाइन का निर्माण किया और जमीन के भीतर मजबूत किलाबंदी दी, जिससे कि जर्मन आक्रमण को फ्रांस की सीमा पर ही रोका जा सके। इसके जवाब में जर्मनी ने पश्चिमी सीमा को सुदृढ़ करने के लिए सीज फ्रेड लाइन बनाई। इन सैनिक गतिविधियों ने युद्ध को अवश्यंभावी बना दिया। तो 1932 में जिनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन हुआ, जो कि विफल रहा। और अब धीरे धीरे सब लोग अपने अपने क्षेत्र में हथियारों से लैस होने लगे और साथ ही अपनी अपनी बाउंड्रीज को थोड़ा मजबूत करने लगे। तो फ्रांस ने अपनी सीमा पर मैग्नो लाइन का निर्माण किया और जर्मनी ने पश्चिमी सीमा को सुदृढ़ करने के लिए सीज फ्रेड लाइन बनाई थी। ठीक है, साथ ही मजबूत किलेबंदी फ्रांस ने अपनी ज़मीन के अंदर की। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंदी। जैसे वर्तमान में हालात ख़राब हैं इकोनॉमी की, उसी तरह से ये नहीं, आज की सिचुएशन तो बहुत ही कम है। 1929-30 में ये हालात थे कि जर्मनी में लोग गले में पट्टा बांध के घूमते थे और वो किसी भी काम को करने के लिए तैयार थे। इतनी ज़्यादा आर्थिक मंदी थी वहाँ पर। तो द्वितीय विश्व युद्ध में योगदान किया इस आर्थिक मंदी ने, क्योंकि उस समय जो बेरोजगारी थी, बेरोजगारी के दौर में लेबर जो होता है वो सस्ता हो जाता है, और लेबर सस्ता होने के बाद आसानी से लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उस बुरी स्थिति से बेरोजगारी और भुखमरी जो बढ़ गई थी, उद्योग धंधे व्यापार सब आर्थिक मंदी से बुरी तरह प्रभावित थे। जर्मनी की स्थिति सबसे बुरी थी। हिटलर ने इसका स्थिति को लिए जिम्मेदार किसको माना? वर्साय की संधि को।
और उसने क्या किया कि शक्ति में वृद्धि और तानाशाह बन बैठा। इसके साथ साथ उसने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बेरोजगारों को नौकरी देना शुरू किया। और कहाँ पर? सेना में। तो सेना में सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ाई गई। नेक्स्ट है तुष्टीकरण की नीति। तुष्टीकरण की नीति भी द्वितीय विश्व युद्ध का एक कारण बनी। किसी भी यूरोपीय राष्ट्र ने जर्मनी इटली की आक्रामक रीति को रोकने का प्रयास नहीं किया। वस्तुतः 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति के बाद साम्यवाद की बढ़ती शक्ति से इंग्लैंड और फ्रांस खतरा महसूस कर रहे थे। दूसरी ओर जर्मनी, इटली और जापान द्विराष्ट्र संवाद के विरोधी थे। इसलिए इंग्लैंड और फ्रांस चाहते थे कि फांसीवादी शक्तियां द्विराष्ट्र साम्यवाद का विरोध करें और वो सुरक्षित हो। इस तुष्टीकरण की नीति के प्रतिमूर्त ब्रिटिश प्रधानमंत्री चैम्बरलिन था। इसलिए जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन के मामलों में इंग्लैंड और फ्रांस ने हस्तक्षेप नहीं किया। इससे फांसीवादी शक्तियों के हौसले और बुलंद हो गए। तो क्या होता है? तुष्टीकरण की जाती है फांसीवाद के खिलाफ। रीजन क्या रहता है? 1917 में बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति होने की वजह से यूएसएसआर का जन्म होता है और यूएसएसआर फर्स्ट वर्ल्ड वार से विड्रॉ कर लेता है अपने आप को और जर्मनी के साथ संधि कर लेता है। उसके बाद साम्यवाद का वर्चस्व बढ़ने लगता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो की थी इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए टाइप की, ये लोग साम्यवाद का विरोध करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर होता क्या है कि साम्यवाद का विरोध करते करते वो जर्मनी, इटली इन सबको भूल जाते हैं। मतलब उस समय वो उनका तुष्टीकरण करते हैं कि इन पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है, इनको थोड़ी सी ढील देनी है, बाकी हमें कंट्रोल किसको करना है? यूएसएसआर को। तो यहाँ पर गलती कर जाते हैं। म्यूनिक समझौता, चेकोस्लोवाकिया पर जर्मनी की निगाहें लगी थी। वहाँ का एक क्षेत्र था सुडेटनलैंड, ठीक है, क्योंकि औद्योगिक और सामाजिक दृष्टि से चेकोस्लोवाकिया जर्मनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। हिटलर ने क्या किया कि यहाँ के जो सुडेटन आइलैंड था उस पर अपना दावा ठोक दिया और यहाँ पर अस्त्र शस्त्र बनाने के बड़े बड़े कारखाने थे। यहाँ बड़ी संख्या में जर्मन भी निवास करते थे। अब हिटलर ने धमकी दी कि अगर ये जो क्षेत्र है सुडेटनलैंड, अगर चेकोस्लोवाकिया उसको दे देता तब तो ठीक है, नहीं देता है तो ज़बरदस्ती लेगा उसे। फिर इस समस्या का समाधान करने के लिए 1938 में म्यूनिक समझौता होता है। इसमें हिटलर की शर्तें मान ली गई। अब हिटलर ने सुडेटनलैंड पर अधिकार कर लिया, लेकिन 1939 में उसने संपूर्ण चेकोस्लोवाकिया हड़प लिया। और इसके बाद यहाँ पर जो तुष्टीकरण देखने को मिलती है कि उस समय चैम्बरलिन जो कि इंग्लैंड में होता है वो कुछ नहीं बोलता है और इससे जर्मनी और इटली के हौसले और भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है सामूहिक कार्यवाही तथा जन मोर्चा की विफलता। फांसीवादी शक्तियों की आक्रामक नीति का सामना करने सोवियत संघ और अन्य राष्ट्रों ने एक सामूहिक कार्यवाही की योजना बनाई जिसे जन मोर्चा कहा गया। फ्रांस में जन मोर्चा फांसीवादी शक्तियों के विपरीत सफल रहा, परंतु अन्य राष्ट्रों में यह असफल रहा। तो जो ये ग्रुप था जन मोर्चा, वो सिर्फ कहाँ सफल रहा? फ्रांस में फांसीवाद के खिलाफ, परंतु अन्य राष्ट्रों में असफल रहा। राष्ट्र संघ की विफलता, जिसे हम लीग ऑफ नेशन कहते हैं हम लोग, तो लीग ऑफ नेशन जो बना था 1919 में, वो विफल रहा। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण राष्ट्र संघ की विफलता था। इसकी स्थापना ही किस लिए हुई थी कि युद्ध पुनः न होने पाए और साथ ही विश्व शांति बनी रहे, परंतु वो विफल हो गए। यह महाशक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सका। अपनी निजी सेना के अभाव, बड़े राष्ट्रों के दबाव तथा अन्य बहुत सी दुर्बलताओं के कारण राष्ट्र संघ की उपयोगिता समाप्त हो गई। जापान, जर्मनी और इटली राष्ट्र संघ से अलग होकर मनमानी करने लगे। राष्ट्र संघ उन्हें रोक नहीं सका। इससे छोटे राष्ट्रों का विश्वास राष्ट्र संघ से पूरी तरह से उठ गया। नेक्स्ट देखते हैं तत्कालीन कारण क्या थे। तत्कालीन कारण क्या थे? तो 1939 में यूरोप पर युद्ध के बादल छा गए थे। अप्रैल 1939 में हिटलर ने पोलैंड से डोजिंग बंदरगाह तथा पोलिस गलियारा, जो कि जर्मनी से लिया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, वो जर्मनी ने वापस मांग लिया। अब पोलैंड ने इसे स्वीकार नहीं किया कि हम वापस नहीं करेंगे। इससे अंतर्राष्ट्रीय संकट उत्पन्न हुआ तो उसे सुलझाने की भी कोशिश की गई, लेकिन वह भी असफल रहा। अब क्या हुआ कि पोलैंड ने इसी बीच इंग्लैंड और फ्रांस के साथ संधि की और पोलैंड को इनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि अगर जर्मनी आक्रमण करता है तो हम लोग आपको सैनिक सहायता देंगे। और इंग्लैंड और फ्रांस ने पोलैंड को सैनिक सहायता देने की बात कही। अब इधर पोलैंड ने क्या किया कि जो जर्मनी से बातचीत हो रही थी उसकी उपेक्षा की, जिससे हिटलर नाराज हो गया और 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, 3 सितंबर को इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। तो जब पोलैंड ने उसकी उपेक्षा की हिटलर की, उसके बाद 3 सितंबर को
1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हिटलर ने आक्रमण किया और फिर 3 सितंबर को इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी पर युद्ध थोप दिया कि अब आप युद्ध करिए। द्वितीय विश्व युद्ध का उत्तरदायित्व देखते हैं किस पर है। तो यह विवादास्पद है कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी कौन है। सामान्यतः वर्साय की अपमानजनक संधि और राष्ट्र संघ की विफलता और विश्व आर्थिक मंदी, ये 3 कारण बताए जाते हैं। वास्तविकता है कि 1938 तक वर्साय की संधि के अनेक आपत्तिजनक प्रावधानों को समाप्त किया जा चुका था तथा जर्मनी शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर चुका था। इसलिए बहुत ज़्यादा ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से वर्साय की संधि ही जिम्मेदार है, ठीक है, क्योंकि 1938 तक बहुत ज़्यादा ढील दे दी गई थी। 1938 के बाद 1939 में युद्ध हो गया। अनेक इतिहासकारों का मानना है कि हिटलर पोलैंड पर अधिकार कर प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का बदला लेना चाहता था। साथ ही पोलैंड और सोवियत संघ पर अधिकार कर वो साम्यवाद के प्रसार को रोकना चाहता था। इसलिए हिटलर की नीतियां ही मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी हैं। तो ये भी एक रीजन बताया जाता है कि पोलैंड पर आक्रमण करना, साथ ही पोलैंड और सोवियत संघ के जो साम्यवाद का प्रसार था उसको रोकने की कोशिश करना, ये भी एक कारण माना जाता है। अनेक विद्वान ये भी मानते हैं कि इंग्लैंड और फ्रांस की तुष्टीकरण की नीति, जो कि चेकोस्लोवाकिया में देखने को मिली, द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी है। म्यूनिख समझौते के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चैम्बरलेन द्वारा चेकोस्लोवाकिया की सहायता नहीं किए जाने से हिटलर को सुडेटेनलैंड पर अधिकार करने का अवसर मिला, जिससे वो थोड़ा सा उसके मनोबल उसका बढ़ गया और उसके बाद उसने ये हरकतें करनी शुरू की। कुछ विद्वानों का यह भी विचार है कि सोवियत संघ और जर्मनी की संधि भी युद्ध के लिए उत्तरदायी है, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय हुए थे। सोवियत संघ को जर्मनी के साथ संधि करने की जगह पोलैंड और पश्चिमी राष्ट्रों के साथ संधि करनी चाहिए थी। इससे भयभीत होकर हिटलर शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास नहीं करता है। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के लिए हिटलर के अतिरिक्त इंग्लैंड, फ्रांस और सोवियत संघ भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी थे। फिर भी अधिकांश इतिहासकार हिटलर और उसके नाजीवाद को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी मानते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उत्तरदायित्व आपको आई होप समझ में आया होगा। द्वितीय विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाएं क्या देखते हैं। तो युद्ध का आरंभ 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जर्मनी ने आक्रमण किया। अब यहाँ से सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट। 3 को क्या होता है, इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी 3 सितंबर। उधर जर्मनी ने पोलैंड पर अधिकार कर लिया। 1 सितंबर 1939 से 9 अप्रैल 1940 तक का काल नकली युद्ध अथवा फोनी वार काल माना जाता है, क्योंकि इस अवधि में युद्ध की स्थिति बने रहने पर भी कोई वास्तविक युद्ध नहीं हुआ। 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी ने नॉर्वे व डेनमार्क पर आक्रमण कर उन पर अधिकार कर लिया। तो लगभग लंबा समय, सितंबर से लेकर अप्रैल तक का समय, और नॉर्वे तथा डेनमार्क पर आक्रमण कर जर्मनी ने कब्जा कर लिया। जून 1940 तक जर्मन सेना ने बेल्जियम और हॉलैंड के अतिरिक्त फ्रांस पर भी अधिकार कर लिया। अब फ्रांस ने आत्मसमर्पण कर दिया। सोच लीजिए, इतनी बड़ी गुट थी, लेकिन फ्रांस भी यहाँ पर आ गया। फ्रांस के बाद इंग्लैंड की बारी आई। अब जर्मन जो वनमर्शक थे उन्होंने इंग्लैंड पर हवाई आक्रमण करने शुरू कर दिए और वहाँ को उसे बर्बाद करने की योजना बनाई, परंतु इंग्लैंड की लड़ाई में जर्मनी को सफलता नहीं मिली। वह इंग्लैंड पर अपना आधिपत्य नहीं जमा सका। जून 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण कर एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, परंतु सोवियत संघ ने मास्को की और जर्मन सेना को आगे बढ़ने से रोका और उसे वापस लौटने को विवश कर दिया, ठीक है। तो क्या होता है, जो सबसे बड़ी गलती की, जून 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया और एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तो यहीं से ये गलती हो जाती है हिटलर से। युद्ध का विस्तार देखते हैं तो 1941 से यूरोप के अतिरिक्त पूर्वी एशिया भी युद्ध की लपेटे में आ गया था। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर आक्रमण कर दिया। फलतः अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया। ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी जापान से पर्ल हार्बर पर अटैक करना। और सोचिए, दिसंबर 1941, 7 दिसंबर 1941, और जो पर्ल हार्बर, अगर आप मैप में देखेंगे तो पर्ल हार्बर जो रीजन है वो पैसिफिक ओशियन में है, जापान के नज़दीक है। तो कोशिश ये थी कि वहाँ पर पूरी तरह से अगर हम उनके एयरफोर्स, उनकी नेवी को ध्वस्त कर दें तो जापान के क्षेत्र को वो मतलब उस पर कब्जा नहीं कर पाएगा या उधर अमेरिका नहीं बढ़ पाएगा। अमेरिका अभी तक युद्ध में उतरा भी नहीं था। अब जापान ने शीघ्र ही मलाया, वर्मा, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड इत्यादि पर भी अधिकार कर लिया। भारत पर भी जापानी आक्रमण का खतरा बढ़ाने लगे। इस प्रकार युद्ध में इंग्लैंड, फ्रांस, सोवियत संघ, अमेरिका, चीन तथा अन्य मित्र राष्ट्र एक पक्ष में तथा दूसरे पक्ष में जर्मनी, इटली और जापान आ गए। यह युद्ध का प्रसार तेजी से हुआ।
अब एक बात जो डेट याद रखिएगा वो है 7 दिसंबर 1941, जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। सोचिए कि 1941 है, और ये भी याद रखिए कि अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराए। तो कितने समय के बाद वो बदला लिया गया अमेरिका के द्वारा। ठीक है, मॉस्को की ओर बढ़ने से रोकने की पर जर्मनी ने सोवियत संघ के दक्षिणी भाग पर आक्रमण कर दिया। सितंबर 1942 में जर्मन सेनाएं स्टालिनग्राड तक पहुंच गई, परंतु स्टालिनग्राड के युद्ध में जर्मनी की पराजय हुई। यहाँ से जर्मनी की पराजय की प्रक्रिया आरंभ हो गई। एक और रीजन था, जर्मनी दो छोर पे लड़ रहा था, एक तो रूस की तरफ और दूसरा अफ्रीकी वाले रीजन में स्पेन के पास। तो वहाँ पर भी लड़ने की वजह से दो तरफ सेनाएं बढ़ जा रही थी और हिटलर को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो रही थी। दूसरी चीज़, यहाँ पर जापान ने गलती कर दी थी अमेरिका के ऊपर अटैक करके, मतलब मधुमक्खी के छत्ते में उन्होंने पत्थर मार दिया था। तो ये काम गलत किया था उन्होंने। सोवियत संघ ने चेकोस्लोवाकिया और रोमानिया जो जर्मनी के नियंत्रण में थे पर अपना आधिपत्य जमा लिया। अब यहाँ से हार शुरू। सोवियत संघ ने जर्मनी के विरुद्ध दूसरा मोर्चा फ्रांस के नारमंडी में खोल दिया। इसे जर्मन सेना को दो मोर्चों पर लड़ना पड़ा, फलतः उसकी शक्ति कमजोर पड़ती गई। अमेरिका के युद्ध में सम्मिलित हो जाने से भी ध्रुवीय राष्ट्रों की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। अब युद्ध का अंत कैसे हुआ? तो 1944 में पराजित होकर इटली ने आत्मसमर्पण किया। इससे जर्मन शक्ति को आघात लगा। स्टालिनग्राड के युद्ध में जर्मनी को परास्त कर सोवियत सेना आगे बढ़ने से बर्लिन जर्मनी तक पहुंच गया। ठीक है, सोवियत सेना जो थी वो कहाँ तक पहुंच गई? बर्लिन तक। बाद देखो 7 मई 1945 को हिटलर को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। 6 और 9 अगस्त को 1945 को यूएसए ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए। आप दोनों परमाणु बमों के नाम जरूर कमेंट करिएगा। और उन्हें पूर्णतः नष्ट कर दिया। लाखों की संख्या में निर्दोष व्यक्ति मारे गए। बाध्य होकर जापान को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस प्रकार विनाशकारी द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। अब हम देखते हैं इसके इम्पैक्ट क्या रहे, इसके परिणाम क्या रहे। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो था प्रथम विश्व युद्ध से अधिक निर्णायक रही। इनके सिर्फ विनाशकारी प्रभाव नहीं रहे, बल्कि कुछ प्रभाव ऐसे भी हैं जिससे विश्व इतिहास की धारा बदल गई तथा एक नए विश्व का उदय और विकास हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ परिणाम देख लेते हैं। तो नंबर 1, जन धन का भीषण संहार। ठीक है, तो इस युद्ध में दोनों पक्षों के 5 करोड़ से अधिक लोग मारे गए। एक अनुमान है ये, जिनमें सर्वाधिक संख्या किस देश की रही? सोवियत की रही। लाखों बेघर हुए, इससे पुनर्वास की समस्या उठ खड़ी हुई। लाखों यहूदियों की हत्या हुई, घायलों की गिनती ही नहीं की जा सकती। परमाणु बम से हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरह से नष्ट हो गए। इसी प्रकार युद्ध में बेहिसाब संपत्ति भी नष्ट हुई। अनुमान था कि सिर्फ इंग्लैंड में 2000 करोड़ रुपए की मूल्य की संपत्ति उस समय नष्ट हुई थी। सोवियत संघ की संपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति का चौथा भाग युद्ध की भेंट चढ़ गया। इतना विनाशकारी युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। तो 1/4 जो टोटल नेशनल परिसंपत्ति थी, राष्ट्रीय असट थी, वो नष्ट हो गई थी सोवियत संघ की। औपनिवेशिक युग का भी अंत हुआ, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध से साम्राज्यवादी राज्य जो थे वो एक एक कर अपनी उपनिवेशों से हाथ धोने लगे, क्योंकि अब धीरे धीरे वो उपनिवेशों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो गया था। इसके अलावा यूरोपीय दासता से लोग मुक्ति चाहने लगे थे। यूरोपीय राष्ट्रों की शक्ति और साधन इतने कमजोर हो गए कि वो उपनिवेशों पर अपना कब्जा जमाए रखने में सक्षम नहीं रहे। इसलिए वर्मा, मलाया इत्यादि स्वतंत्र हुए और 1947 में भारत भी अंग्रेजी दासता से मुक्त हो गया, क्योंकि पैरेलल जब वहाँ युद्ध चल रहा था तो हम लोग यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन चलाए हुए थे। ठीक है, फासीवादी शक्तियों का सफाया हुआ, तो ध्रुवीय राष्ट्रों के दुर्दिन आ गए। जर्मन साम्राज्य का बड़ा भाग उनसे छिन गया। इटली को भी सभी अफ्रीकी उपनिवेश खोने पड़े। जापान को भी उन क्षेत्रों को वापस करना पड़ा जिन पर वो अपना अधिकार जमाए हुए थे। इन राष्ट्रों की आर्थिक सैनिक स्थिति भी दयनीय हो गई। इंग्लैंड की स्थिति भी कमजोर हो गई। अब विश्व राजनीति में इंग्लैंड ब्रिटेन की प्रमुख भूमिका थी। वह एक शक्तिशाली राष्ट्र था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसकी स्थिति कमजोर हो गई। भारत सहित उसके कई उपनिवेश स्वतंत्र हो गए। भारत बहुत बड़ा उपनिवेश था उसका, तथा विश्व राजनीति में उसका दबदबा घट गया। नेक्स्ट है सोवियत संघ और अमेरिका की शक्ति में वृद्धि। जब जर्मनी, इटली, इंग्लैंड और फ्रांस जो थे, इनकी स्थिति कमजोर हुई तो दो शक्तियां उभर कर सामने आई, सोवियत संघ और अमेरिका। इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द बाद में पूरी राजनीति घूमती है और फिर कोल्ड वार शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बाइपोलर वर्ल्ड का निर्माण होता है। साम्यवाद का तेजी से प्रसार। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवाद का तेजी से प्रसार हुआ। पूर्वी यूरोप के देश हों, चाहे चाइना हो, उत्तर कोरिया हो, इसके अलावा जो साउथ ईस्ट एशिया के देश थे वो देश हों, यहाँ सब जगह पर साम्यवाद का प्रसार हुआ और फासीवाद और साम्राज्यवाद की कमर टूट गई। वहाँ फिर मतलब उठने लायक नहीं रहे।
विश्व का 2 खेमे में बंटना, जैसा पहले बताया हमने कि 2 शक्तियाँ उभर कर सामने आई, एक यूएसए और दूसरा सोवियत संघ। इन्होंने क्या किया, यूएसए जो था वो पूंजीवाद यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का प्रवर्तक था और सोवियत संघ जो था वो साम्यवादी का। अब दोनों को एक्चुअली हुआ क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वार में बहुत ज़्यादा नुकसान होने के बाद भी यूएसएसआर जो था उसने अपने आप को बहुत जल्दी फिर से उठ खड़ा किया और इससे क्या हुआ कि आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर ली और अमेरिका की स्थिति पहले से ही मजबूत थी। अब यूरोपीय और एशियाई देश सहायता के लिए इन्हीं दोनों के पास जाने लगे। दोनों ने और विकसित और विकासशील देशों को अपने प्रभाव में लेना प्रारंभ कर दिया, इसलिए वर्ल्ड जो था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इसके बाद शीत युद्ध भी शुरू हो गया था। नेक्स्ट एक और पॉइंट बनता है यहाँ पे गुट निरपेक्षता की नीति यानी नैम, नॉन अलाइड मूवमेंट्स। यहाँ पे एक राष्ट्र तो था, एक ग्रुप जो था वो अमेरिका के साथ था, एक ग्रुप जो था वो रूस के साथ था, सॉरी यूएसएसआर के साथ था। लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, तृतीय विश्व के देश जो निकल के सामने आए गुट निरपेक्षता वाली, वो एक अलग ग्रुप में थे जिसमें इंडिया भी शामिल था। इसमें कुछ एशियाई देश, अफ्रीकी देश, लैटिन अमेरिकी देश वह स्वतंत्र स्थिति बनाए हुए थे। वो ना इस ग्रुप में थे ना उस ग्रुप में थे, किसी भी दलदल में नहीं फंसना चाहते थे और उन्होंने गुट निरपेक्षता आंदोलन को तेजी से प्रसारित किया। जर्मनी का विघटन हो गया, जर्मनी को 2 भागों में बांट दिया गया। उसके बाद पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। कुछ समय बाद क्या होता है, पश्चिमी जर्मनी जो थी वो इंग्लैंड और अमेरिका तथा फ्रांस तथा पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ के संरक्षण में कर दिया गया। बाद में बर्लिन की दीवार जो थी, जिसे विभाजन का कारण बताया गया था, जिससे विभाजन किया गया था, वो टूट गई और फिर से एकीकरण हो जाता है जर्मनी का। हम किसी दिन नेक्स्ट का लेक्चर लेंगे जर्मनी के एकीकरण पर, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में। नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रगति। द्वितीय विश्व युद्ध में वैज्ञानिक खोजों में प्रगति हुई। कुछ वैज्ञानिक आविष्कार तो अच्छे रहे और कुछ बुरे भी रहे, जैसे प्राकृतिक रबर के स्थान पर अब कृत्रिम रबर बनने लगा। संक्रामक बीमारियों की रक्षा के नए उपाय खोजे गए। अमेरिका में पहली एंटीबायोटिक पेंसिलिन के उत्पादन बड़े पैमाने पर हुआ। रक्त के प्लाज्मा निकालने की विधि खोज ली गई, जिससे घाव भरने से मृत्यु, जो घाव हो जाते थे उसकी वजह से जो मृत्यु होती थी उसमें कमी आई। इसी प्रकार बम वर्षक विमानों, जेट इंजन और रॉकेट का निर्माण किया गया। रडार का विकास हुआ और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रही वो एटम बम का निर्माण हुआ। उसके बाद अमेरिका ने जब जापान पर गिराया तो युद्ध की समाप्ति के बाद इन हथियारों की होड़ तेज हो गई। ठीक है, और नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। तो इसके बाद में जैसे लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, वैसे यहाँ पर अब सेकेंड वर्ल्ड वार के पश्चात लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई और विश्व शांति को बनाए रखने और फिर से युद्ध ना होने पाए इस स्थिति को रोकने के लिए किया गया 24 अक्टूबर 1945 को। इसलिए 24 अक्टूबर का यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और साथ ही जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।